हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह और सरदारी विद्रोह। यह क्लास आपका झारखंड के जनजातीय विद्रोह का पार्ट 5 है और इसके बाद आपका एक पार्ट और आएगा जिसमें आपका पूरा का पूरा झारखंड में जनजातीय विद्रोह वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। भूमिज विद्रोह, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, कोल विद्रोह जो है आपका 1832 में समाप्त होता है। 1831 से चल के 1832 में कोल विद्रोह खत्म होता है। तो बस आपका भूमिज विद्रोह का स्टार्टिंग 1832 से है, 1832 से 1833। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना होगा। और इस भूमिज विद्रोह से एक क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, जो कि है भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो आंसर है भूमिज विद्रोह। उड़ान पब्लिकेशन की जो सार संग्रह है उसको पढ़ लीजिए, और अगर प्लेथोरा ऑफ नॉलेज और एक दो किताब का MCQ इतना अगर आप कर लेते हैं तो चाहे वो JSSC CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JPSC का प्रीलिम्स हो, ये सभी आपका ईजिली निकल जाएगा। झारखंड जीके में आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऑलमोस्ट लगभग सभी चीज़ें जो है ये सब कुछ बुक्स में कवर्ड है। भूमिजों द्वारा जंगल महल क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था। और ये क्षेत्र जो है आपका जंगल महल है, जिसमें आपका झारखंड का सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये पूरा मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, साथ ही साथ आपका वेस्ट बंगाल का झाड़ग्राम, पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है आपका जंगल महल के नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये क्षेत्र जो है आपका बनाया गया, मतलब जंगल महल जो बनाया गया, इसमें आपका मानभूम भी शामिल है, जिसमें धनबाद, बोकारो और पुरुलिया भी शामिल होता है। चुवार विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, या फिर चुवार विद्रोह के कारण जो अशांति फैल गई थी इस क्षेत्र में, उसी को शांत करने के लिए जंगल महल जिला बनाया गया था। लेकिन जब 1831-32 में कोल विद्रोह होता है, तो कोल विद्रोह के ख़त्म होने के बाद 1833 में रेगुलेशन 13 ये लाया जाता है और जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत की गठन की जाती है, जिसका बाद में नाम दिया जाता है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी या फिर दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। तो सीमांत ज़्यादा सटीक शब्द है। तो ये आपका जंगल महल क्षेत्र रहा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जंगल महल क्षेत्र कौन सा है। ये आपका बड़ा सा भाग। तो जंगल महल क्षेत्र में जो भी भूमिज लोग रहते थे वो यहाँ पे लूटपाट मचाते थे, जिसके कारण से अंग्रेज़ जो है चुवाड़ कहते थे। अंग्रेज़ जो है हीन भावना के कारण इन्हें चुवाड़ कहते थे। यह विद्रोह सिंहभूम, ढालभूम के साथ साथ वीरभूम, जो कि आपका बंगाल तक विस्तारित था। तो इस क्षेत्र को हम लोग मैप में देख चुके हैं। और भूमिजों द्वारा संचालित ढालभूम के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। तो ये नाम आपको याद रखना है कि गंगा नारायण के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसके कारण इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और ये आपका वीरभूम जो है वो पूछा गया है कि जंगल महल भूमिज विद्रोह जो है कहाँ प्रसारित था। तो आपका याद रखिएगा वेस्ट बंगाल का वीरभूम में भी था। साथ ही साथ झारखंड का सिंहभूम और ढालभूम, ये 3 जगह आपको याद रखने हैं। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण गंगा नारायण को कोल विद्रोह के नेता विंद्राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त था। तो ये विंद्राय मानकी, जिनको हम लोग कोल विद्रोह में पढ़े थे, जो कि आपका वेस्ट सिंहभूम के बंदगांव से बिलोंग करते थे। और 1798 में एक घटना घटती है जिसमें आपका बाड़भूम, अब ये बाड़भूम कहाँ है वो देख लेते हैं मैप में। ये जो आपका झाड़ग्राम और पश्चिम मिदनापुर का जो कुछ हिस्सा है, ये मिल करके आपका बाड़भूम कहलाता था। तो बाड़भूम क्षेत्र पर गलत तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा गंगा गोविंद सिंह को राजा नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे भी वही कारनामा कि जो राजा थे उसको हटा करके या फिर उसकी उपेक्षा करके किसी दूसरे को राजा नियुक्त किया जाना। पूर्व में भी अंग्रेज़ों के द्वारा अनेक से उत्तराधिकार के जो नियम होते थे उसकी उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को राजा नियुक्त किया गया था। वह लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया गया था, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग लगभग सभी घटनाओं में यही देखें
कि अंग्रेज जो है जो प्रेजेंट में जो राजा रहते हैं उसकी उपेक्षा करके दूसरे को राजा बनाने की कोशिश करते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका वही हुआ है। बाड़भूम क्षेत्र में गंगा गोविंद सिंह को राजा नियुक्त किया जाता है, और इसके पहले भी, मतलब गंगा गोविंद सिंह को गलत तरीके से तो नियुक्त किया ही, इसके पहले भी उत्तराधिकार के नियमों की उपेक्षा करके लक्ष्मण सिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह को गलत तरीके से राजा नियुक्त किया गया था, और लक्ष्मण सिंह को जो है वो जेल में डाल दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहे। और नवनियुक्त राजा ने जनता पर विभिन्न अनैतिक कर आरोपित कर दिए। एक्चुअल में अंग्रेज जो है वो अपने प्यादों को राजा बनाते थे, और उसकी यही मानसिकता रहती थी कि अधिक से अधिक कर वसूली जाए। तो जो नवनियुक्त राजा होते थे वो जनता पर अनैतिक कर आरोपित करते थे, मतलब मनमाने कर आरोपित कर देते थे, जिससे जनता में राजा के प्रति जो है असंतोष की भावना फैल जाती थी। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख लिए कि गंगा गोविंद सिंह को बाड़भूम का राजा बनाया जाता है गलत तरीके से, और राजा गंगा गोविंद, मतलब जिनको अभी अभी राजा बनाया गया है, इसके एक सौतेला भाई रहता है माधव सिंह। तो ये माधव सिंह जो है अपने चचेरे भाई गंगा नारायण, जो कि आपका लक्ष्मण सिंह का पुत्र है, आप ऊपर देख चुके हैं कि लक्ष्मण सिंह को अपदस्थापित करके जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है, और लक्ष्मण सिंह के जगह राजा बनाया जाता है रघुनाथ सिंह को। तो यहाँ पे अब आपका देखिए, आप पहले ऊपर देख चुके हैं कि गंगा गोविंद सिंह राजा बना, और एक रघुनाथ सिंह जो है राजा बना लक्ष्मण सिंह के जगह पे, और लक्ष्मण सिंह का पुत्र है आपका गंगा नारायण, और गंगा गोविंद सिंह का सौतेला भाई है माधव सिंह, दीवान माधव सिंह। तो दीवान माधव सिंह जो है अपने चचेरे भाई जो कि गंगा नारायण है, तो उनको मिलने वाली जो जागीर है उसको बंद करवा देता है, और गंगा नारायण ने अपनी जागीर प्राप्ति हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, लेकिन कंपनी जो है इनके आग्रह को अनदेखा करता है। तो आपको इतना स्टोरी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे समझने की आवश्यकता है। आप बस ये देख लीजिए कि यहाँ पे माधव सिंह वर्सेस गंगा नारायण चल रहा है। तो इस प्रकार देखा जा सकता है कि इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण रहा है वह है उत्तराधिकार के नियमों की अनदेखी, जनता पर अनैतिक कर, और दीकुओं द्वारा, मतलब बाहरियों के द्वारा जनता का शोषण, तथा गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार। तो ये 3-4 कारण रहे हैं, और इन्हीं कारणों से गंगा नारायण जो है इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों को संगठित किया, और दीवान माधव सिंह की 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को हत्या कर दी। तो आपको ये डेट याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये लड़ाई स्टार्ट ही हुआ था माधव सिंह वर्सेस गंगा नारायण रहा है। तो गंगा नारायण ने इनकी हत्या करके अपना जो बदला है वो ले लेते हैं, और यहाँ से आपका भूमिज विद्रोह का शुभारंभ हो जाता है। अब गंगा नारायण जी जो है यहीं पे नहीं रुकते, वे घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ संपूर्ण राज्य पर कब्जा करने के उद्देश्य से बाड़भूम पर चढ़ाई करते हैं, और इस अभियान में सूरानायक, बोली महतो, गर्दी सरदार, इनको बिल्कुल भी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप बस इतना याद रखिए कि गंगा नारायण जो है माधव सिंह की हत्या करते हैं, फिर घटवालों को संगठित करके बाड़भूम पर चढ़ाई करते हैं, और इस अभियान के दौरान गंगा नारायण ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया था। 1832 में रसेल के नेतृत्व वाली तथा नवंबर 1832 में ब्रेडन व ट्रीमर के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो यही है कि ये धीरे धीरे अपने युद्ध को और व्यापक स्तर पर ले जा रहे हैं। आपको यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, डेंट। तो गंगा नारायण द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद नवंबर 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ गंगा नारायण व उनके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया था, तथा इनके कई गढ़ों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ गया था। तो इनका नाम आपको याद रखना है, डेंट। क्यों? क्योंकि यही दमनकर्ता थे। तो एक नाम आपको याद रखना है, गंगा नारायण। दूसरा नाम आपको याद रखना है, माधव सिंह, जिसकी गंगा नारायण ने हत्या कर दी थी, और डेंट, जिसने इस विद्रोह को दबाया था। और ये विद्रोह हुआ कब था? आपका भूमिज विद्रोह तो 1832 से 1833 तक। फिर गंगा नारायण जो है अपने समर्थकों के साथ, जब यहाँ पे भूमिज विद्रोह कमज़ोर पड़ गया,
आपका बाड़भूम क्षेत्र में, तब फिर गंगा नारायण जो है अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला जाते हैं और कोल लड़ाकों के साथ मिलकर उसने खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। ठाकुर चेतन सिंह के राज्य पर, कहाँ पर? सरायकेला खरसावा में हमला किया। 7 फरवरी 1833 को खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते समय गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है। तो गंगा नारायण माधव सिंह का हत्या करते हैं और चेतन सिंह के साथ जब लड़ाई करते हैं तो गंगा नारायण की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये विद्रोह कमज़ोर पड़ जाता है। चेतन सिंह जो है, खरसावा का जो ठाकुर है चेतन सिंह, ये गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज देता है, जिसके बदले ठाकुर चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिलते हैं और गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत हो जाता है। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व वीरभूम क्षेत्र में था। सिंहभूम आपका झारखंड में है, वीरभूम आपका वेस्ट बंगाल में है। इस विद्रोह के बाद जंगल महल क्षेत्र में व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन किया गया। 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 13, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया जाता है और जंगल महल जिला को समाप्त कर दिया जाता है। जंगल महल जिला को समाप्त करके यहाँ पे नॉन रेगुलेशन प्रांत का गठन किया जाता है, जिसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि भूमिज विद्रोह जो है वो आपको 1832-33 में हुआ था, जो कि आपका झारखंड के सिंहभूम और वेस्ट बंगाल के वीरभूम में था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है आपका गंगा नारायण ने किया और इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। और गंगा नारायण का समर्थन कौन दिए थे? बिंद्राय मानकी। और गंगा नारायण जो है माधव सिंह की हत्या करते हैं और जब ये खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह से लड़ाई करते हैं तो चेतन सिंह जो है गंगा नारायण का सर काट करके कैप्टन विल्किंसन को भेज देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैप्टन विल्किंसन के द्वारा ठाकुर चेतन सिंह को 5,000 रुपये का इनाम मिलता है और ये विद्रोह जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर जैसे ये विद्रोह खत्म होता है तो 1833 ईस्वी में रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है और जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत की स्थापना की जाती है, जिसका बाद में नाम जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग भूमिज विद्रोह को देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपका 1857 की क्रांति के जस्ट पहले, मतलब 1855 से 1856 एक साल के लिए चलता है, जिसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू का विद्रोह, ये सभी नाम है। तो ये सभी नाम जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संथाल विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? तो हुल विद्रोह या फिर संथाल हुल या फिर सिद्धू कानू का विद्रोह। संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति भी कहते हैं। और कार्ल मार्क्स के द्वारा सिद्धू कानू विद्रोह को या फिर संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति भी कहा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसको मुक्ति आंदोलन और खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह का ये पूरा का पूरा नाम का लिस्ट है कि संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति और भारत की प्रथम जनक्रांति। और यहाँ पे ये राइटर का भी नाम पूछा जाता है कि ये किनके द्वारा कहा गया था, कि भारत की प्रथम जनक्रांति जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। फिर मुक्ति आंदोलन और खूनी विद्रोह, और ये सभी नाम जो है आपको याद रखने होंगे। और हुल का जो अर्थ है, जैसे कि हम लोग देखें संथाल हुल या फिर हुल विद्रोह, तो हुल का अर्थ है क्रांति या फिर बगावत। तो ये आपका मीनिंग भी आपको याद रखना होगा। इसमें आपका 4 कैरेक्टर है, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानू, ये सभी भाई बहन हैं। संथाल विद्रोह जो है आपका संथाल परगना में हुआ था और संथाल परगना को हम लोग एक बार मैप में देखते हैं। ये जो भाग है झारखंड का, ये पूरा का पूरा आपका संथाल परगना है, जिसमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़, ये 6 जिला आता है। ये सभी 6 जिला इस जगह पर है। और आप क्लियर देख सकते हैं कि संथाल परगना जो है वो बंगाल बॉर्डर को शेयर करता है, जिसमें आपका पुरुलिया, पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, मालदा और मुर्शिदाबाद, ये सब बंगाल का जो जिला है वो टच करता है संथाल परगना को। तो झारखंड के संथाल परगना में संथाल विद्रोह हुआ था, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वेस्ट बंगाल का भी आपका इसी क्षेत्र में आता है। देखिए 1790 के पहले संथाल परगना क्षेत्र में संथालों का निवास
नहीं था। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जो आदिवासियों के साथ या फिर यहाँ के जनजातियों के साथ जो शोषण हो रहा था, तो जिसके कारण संथाल लोग जो है उन जगहों को छोड़ करके शोषण से मुक्ति पाने के लिए संथाल परगना क्षेत्र में अपना आवास बनाते थे। और 1815 से लेकर के 1830 के बीच में सर्वाधिक संख्या जो है इस क्षेत्र में संथालों का हो गया। तो संथाल लोग बेसिकली शोषण से मुक्ति के लिए संथाल परगना में आकर के निवास किए थे। लेकिन दुर्गति ये हुआ कि इस क्षेत्र में भी बसे संथालों के साथ धीरे धीरे शोषण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर भी जमींदारों के द्वारा ऊंची कर, महाजनों अथवा सूदखोरों के द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और ब्रिटिश सरकार या फिर ऐसा समझ लें ब्रिटिश सरकार की पुलिस और न्याय व्यवस्था के द्वारा संथालों का शोषण, तो ये सभी वापस से संथालों के साथ होने लगा। और एक जो तत्कालीन कारण था उसको आप लोग को याद रखना होगा कि उस समय भागलपुर से वर्धमान के बीच एक रेल लाइन बिछाया जा रहा था, जिसमें संथालों को बेगारी करने पर विवश किया गया। मतलब संथालों से काम तो ले लिया गया लेकिन किसी भी प्रकार का इन्हें पैसा नहीं दिया गया, तथा बेगार करने से मना करने पर तथा जो संथाल बेगार करने से मना करते थे उन्हें शारीरिक दंड दिया जाने लगा। तो ये आपका एक तत्कालीन कारण था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था भागलपुर से वर्धमान के बीच जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसमें संथालों के द्वारा बेगारी करवाना, और जो संथाल लोग बेगार करने से मना कर रहे थे उनको शारीरिक दंड दिया जाता था। तो यही कारण था संथाल विद्रोह का। और इस विद्रोह का प्रारंभ हम लोग ऊपर में ही देख चुके हैं, 1855 से होता है। तो इस 1855 में के मतलब 1855 में संथाल लोग जो है अंग्रेजी सरकार या फिर अंग्रेजी उपनिवेशवाद और अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ, मतलब ये जो गैर आदिवासी लोग जो थे यहाँ पे या फिर जो भी अंग्रेज थे जो आदिवासियों के खिलाफ शोषण कर रहे थे, तो उनके खिलाफ संथालों ने संघर्ष छेड़ने का निर्णय किया। कब किया? तो 1855। मतलब कुल मिला के ये विद्रोह 1855 से 1856 तक चला है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो एक तत्कालीन कारण तो आपका ये हो जाता है भागलपुर से वर्धमान रेल लाइन बिछाए जाने पर संथालों को बेगारी करवाना, और जो बेगारी करने से मना करते उनको शारीरिक दंड दिया जाना। और दूसरा एक तत्कालीन कारण और था कि जेल में विजय माझी नाम के एक संथाल युवक थे जिसकी मौत हो जाती है। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है उसको देखिए कि मामूली चोरी के आरोप में वहाँ के जो स्थानीय साहूकार थे वह दीधी थाने के दारोगा महेश लाल दत्त, ये नाम आप याद रखिएगा, महेश लाल दत्त ये दारोगा है। तो महेश लाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा देता है। और जब संथाल गिरफ्तार होते हैं तो उनमें से एक होते हैं विजय माझी। तो विजय माझी जी की मौत हो जाती है इनके अत्याचार के कारण। मतलब जेल में इनको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है जिससे कि इनका मौत हो जाती है। और इसी से संथाल जो है काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और आक्रामक रूप दिखाते हुए दारोगा की हत्या कर दी जाती है संथाल लोगों के द्वारा। और इस हत्या का सभी संथालों ने समर्थन भी किया। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह होने का आपका दो तत्कालीन कारण था। एक तत्कालीन कारण जो है वो भागलपुर से वर्धमान में रेलवे लाइन बिछाए जाने पर संथालों से बेगारी करवाना, और दूसरा चीज़ कि विजय माझी की जेल में टॉर्चर के कारण हत्या हो जाना। और वहाँ पे दारोगा कौन था? तो महेशलाल दत्त। और 30 जून 1855 ये भी डेट आपको याद रखने हैं। 30 जून 1855 भोगनाडीह गांव में 400 गांवों के लगभग 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की जिसमें एक नारा दिया गया, अपना देश अपना राज। इसी प्रकार का एक नारा आपका चुआर विद्रोह में भी दिया गया था। उससे आप ये हमेशा कंफ्यूज कर जाइएगा, तो इसको देख लीजिए थोड़ा सा। चुआर विद्रोह में जो नारा दिया गया था वो थोड़ा बड़ा था, 2 लाइन का था, जबकि आपका संथाल विद्रोह में जो नारा दिया गया था वो 1 लाइन का था। संथाल विद्रोह में अपना देश अपना राज, जबकि चुआर विद्रोह में अपना गांव अपना राज। यहाँ पे चुआर विद्रोह में गांव बोला गया था और संथाल विद्रोह में देश कहा गया था। और चुआर विद्रोह में एक एक्स्ट्रा क्या लिखा गया था? दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा आपका दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। जबकि संथाल विद्रोह में सिर्फ अपना देश अपना राज।
तो ये नारा आपको याद रखना है। और ये 30 जून का जो डेट है ये भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इसी 30 जून के दिन हूल दिवस भी मनाया जाता है। और हूल का जो मतलब है वह है बगावत या फिर क्रांति। अब यहाँ पे सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। तो ये चारों आपको याद रखने होंगे। तो राजा, मंत्री, प्रशासक और सेनापति सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, राजा, मंत्री, प्रशासक और सेनापति। तो आपको इजीली ये चीज़ याद हो जाएगा। सिद्धू कान्हू ने इस सभा में, मतलब भोगनाडीह में जो सभा की गई थी, तो उसमें इन्होंने ये घोषणा किया कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। अब यहाँ पे देखिए कि आप बिरसा मुंडा आंदोलन में भी देखेंगे, मतलब मुंडा उलगुलान आंदोलन में भी देखेंगे कि इसी तरह से बिरसा मुंडा जी भी कहते हैं कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है। और सिद्धू कान्हू ने भी यहाँ पे देखिए कहा है ये चीज़ कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है। तो आखिर ऐसा बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? हालांकि इन्हें भी ये चीज़ पता थी कि भगवान ऐसा कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। तो ये सब के पीछे जो स्टोरी होगा वो हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, जेपीएससी मेंस के लिए। अभी फ़िलहाल पढ़ के आगे निकलते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज व उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। तो इस तरह का मोटिवेशनल बात बोल बोल करके वो अपने आदिवासी भाइयों को उत्साहित करते थे, ताकि वो लोग मोटिवेट रहे और आक्रामक रहे। इस विद्रोह का प्रारंभ तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह हजारीबाग, वीरभूम एवं छोटा नागपुर इन क्षेत्रों में भी फैल गया। छोटा नागपुर मतलब उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व था वो वीरभूम में गोरा मांझी ने किया था। अब वीरभूम कहाँ है वो हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये जो जिला है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का है वीरभूम, जो कि आपका संथाल परगना से सटा हुआ है, मतलब दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज से। और हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी इन दोनों ने किया था। तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, और वीरभूम से गोरा मांझी। तो ये वाला आप जरूर याद रखिएगा, वीरभूम में गोरा मांझी के द्वारा। इस विद्रोह में अपना देश अपना राज्य के अलावा और एक नारा दिया गया था, जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारी का नाश। ये नारा भी दिया गया था, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस विद्रोह को कुचलने के लिए 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, जिसमें मेजर जो थे वो बारो नाम का मेजर था। और इसमें अंग्रेज़ों की हार होती है और संथाल जो है वो युद्ध जीत जाते हैं। और 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदरा व राम मांझी तथा मुचिया कोमनाजेला के नेतृत्व में, तो ये 3 लोगों के नेतृत्व में लगभग 3000 विद्रोहियों को एकत्रित किया जाता है, जिन्होंने कई थानों, गांवों पर कब्जा कर लेते हैं और करहरिया थाने के दारोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी जाती है। तो ये आपको याद नहीं रखने हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मार्शल लॉ जो है किस विद्रोह के दौरान लगाया गया था। तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। एक बार पराजित हो जाने के बाद अंग्रेज जो है दोबारा इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रूरतापूर्ण कदम उठाया और 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लेता है और भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाने के बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी जाती है। तो ये डेट आपको याद रखने होंगे कि संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू जी, तो सिद्धू मुर्मू जी को 1855 मतलब दिसंबर 1855 में गिरफ्तार करके भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और फिर 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी जाती है। और चांद व भैरव को बढ़ेत में, जो कि आपका साहिबगंज में है, बढ़ेत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। और कान्हू जी जो है फरवरी 1856 में
कान्हू जी को भी पकड़ लिया जाता है, कान्हू मुर्मू को, और 23 फरवरी 1856 को उनके अपने ही गांव भोगनाडीह में ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया जाता है। तो इस तरह से सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू इन दोनों को फांसी दी जाती है, जबकि चांद व भैरव को गोली मार दी जाती है बढ़ेत में। इस विद्रोह को दबाने में जो प्रमुख भूमिका निभाए थे वो अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड, ये 3 लोग थे। और इन तीनों का नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना होगा, अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष और महिलाओं ने भागीदारी दी थी, जिसमें से 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इतना भयंकर मृत्यु होने के कारण इसको खूनी संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है ये विद्रोह। और ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके पहले ही कि संथाल परगना के अलावा हजारीबाग और बीरभूम जैसे क्षेत्र में भी फैला था ये विद्रोह। और हजारीबाग में जुबाई मांझी और अर्जुन मांझी नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बीरभूम में गोरा मांझी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि मार्टिलो टावर कहाँ है। तो मार्टिलो टावर आपका पाकुड़ में है। और दूसरा चीज़ ये कि मार्टिलो टावर का निर्माण किस लिए किया गया था। तो अंग्रेज जो है संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण किया था, मतलब खुद के लिए। और संथाल विद्रोही जो है वो पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि कहाँ की रानी से सहायता मांगी थी। तो पाकुड़ की रानी से, और उनका नाम क्या था, तो क्षेमा सुंदरी। और इस विद्रोह के खत्म होते ही संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 में, ये विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। तो जब ये विद्रोह खत्म होता है 1856 में, मतलब 30 नवंबर 1856 में, तो संथाल क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन नामक एक अलग जिला बना दिया गया, मतलब नॉन रेगुलेशन प्रांत, जिसमें कि आपका यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं थी। मतलब इस क्षेत्र में अब सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज और संथाल लोग रहते, और विभिन्न यूरोपीय मिशनरी जो है वो आ सकते थे। बाकी किन्हीं को भी इस क्षेत्र में अब एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। और संथाल परगना जिला का जो प्रथम जिलाधीश था वो एस्ली एडन था। ये भी आपको याद रखना होगा। जिलाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिसे हम लोग अभी झारखंड में डीसी के नाम से जानते हैं। हालांकि डीसी और डीएम इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले इस क्षेत्र का नाम जो था वो दामिन ए को था। किसके अनुसार? तो 1855 के एक्ट 37 के अनुसार। लेकिन एस्ली एडन ने इस क्षेत्र का नाम दामिन ए को से परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया। और इस जिला के सीमाओं का, मतलब नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए दुमका, देवघर, गोड्डा व राजमहल, ये 4 उपजिले बनाए गए। और 1856 में, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यहाँ पर यूल रूल नामक एक पुलिस कानून की व्यवस्था की गई, जिसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई। ग्राम प्रमुख मतलब आज के समय का मुखिया। तो इनको पुलिस की शक्तियाँ दी गई। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि यूल रूल जो है वो कहाँ पे लागू किया गया था। तो याद रखिएगा संथाल परगना किनके नाम पर? जॉर्ज यूल के नाम पर बनाई गई थी। और यूल रूल जो है कब लागू किया गया? तो 1856 में। इसकी विशेष बात क्या थी कि यूल रूल के तहत ग्राम प्रधान, मतलब आज का जो मुखिया है या फिर ग्राम प्रमुख जो है, उसे पुलिस की शक्तियाँ भी प्रदान की गई थी, जबकि अभी जो है पुलिस की शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती है मुखिया को। और व्यापक नरसंहार होने के कारण इस विद्रोह को खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। अब हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक बार उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे सरदारी आंदोलन।
सबसे पहले तो आपको संथाल विद्रोह का डेट याद रखना है 1855-56। 1855 में स्टार्ट हुआ था और नवंबर 1856 में ये विद्रोह जो है वो ख़त्म हुआ था। और 1856 में जब ख़त्म हुआ था तो संथाल परगना क्षेत्र में यूल रूल की स्थापना की गई थी। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है जो इनके विभिन्न नाम हैं वो, जैसे हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिद्धू कानू का विद्रोह, संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति, भारत की प्रथम जन क्रांति किनके द्वारा कहा गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था, मुक्ति आंदोलन, खूनी विद्रोह। तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। इनके जो नेता थे उनको याद रखना है, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो, जिसमें से सिद्धू और कान्हू को फांसी दे दी गई थी, चांद और भैरव को गोली मार दी गई थी। और इसका दो कारण, जो आपका एक तो रेल लाइन बिछाने वाला कि भागलपुर से वर्धमान के बीच जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय संथालों को बेगारी करवाया गया, और जो बेगारी करने से मना कर दिए उनको शारीरिक दंड दिया गया। तो ये एक कारण ये था। और दूसरा कारण था विजय मांझी नामक युवक की जेल में हत्या कर दी जाती है, मतलब टॉर्चर के कारण इनकी हत्या हो जाती है। तो वहाँ पे जो दरोगा है उसका नाम है महेशलाल दत्त, और फिर लोग जो है काफ़ी आक्रोशित हो जाते हैं और इस दरोगा मतलब महेशलाल दत्त की संथाल लोग जो है हत्या कर देते हैं। तो ये दो जो है तत्कालीन कारण है, इसको भी आप लोग को याद रखना होगा। एक सभा की गई थी 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में, जो कि सिद्धू कानू जी लोगों का गांव भी था, जहां पे 400 गांवों से लगभग 6000 से अधिक आदिवासियों ने इस सभा में भाग लिया था और एक नारा दिया था, अपना देश अपना राज। यहीं पे आप चुआर विद्रोह को भी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये नारा चुआर विद्रोह में दिया गया था। 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, और सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति, ये चीज़ें बनाई गई थी। वीरभूम से नेतृत्व करने वाले कौन थे? गोरा मांझी, और दमनकर्ता जो है अलेक्जेंडर, थॉमसन और रीड, ये 3 लोग थे। मार्टिलो टावर जो है अंग्रेज विद्रोहियों से सुरक्षित, खुद की सुरक्षा के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण किए थे। कहाँ पे? तो पाकुड़ में। और संथाल विद्रोही जो है पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह में सहायता मांगे थे। प्रथम जिलाधीश जो थे वो एस्ली एडन थे, और एस्ली एडन ने ही संथाल परगना का जो अभी नाम है संथाल परगना, ये पहले था दामिन ए को, तो दामिन ए को नाम जो है वो परिवर्तित करके संथाल परगना कर दिया। और 1856 में संथाल परगना में यूल रूल की स्थापना की जाती है, और यूल रूल के तहत जो ग्राम के प्रमुख होते हैं उसको पुलिस की भी शक्तियाँ प्रदान की गई। और इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसको खूनी विद्रोह कहते हैं। तो आपको संथाल विद्रोह में इतनी बातें याद रखनी होंगी। अब नेक्स्ट आता है आपका सरदारी आंदोलन, जो कि 1858 से 1895 तक चलता है। सरदारी आंदोलन आपका 3 चरणों में होता है। जो प्रथम चरण है वो आपका 1858 से 1881 तक, और इस समय इसका कारण है ये एक भूमि आंदोलन है, मतलब ज़मीन के लिए ये आंदोलन किया जाता है। और दूसरा चरण जो है वो आपका 1881 से 1890 तक का है, जिसमें पुराने मूल्यों की पुनः स्थापना की जाती है। मतलब सरदारी लोगों का जो भी अपना मूल्य रहा होगा उनको वापस से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जो तीसरा चरण है वो आपका राजनीतिक आंदोलन है, जो कि 1890 से 1895 तक होता है। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सरदारी आंदोलन को मुल्की या फिर मिल्की का आंदोलन भी कहते हैं, मतलब मातृभूमि व जमीन का आंदोलन। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, मुल्की व मिल्की या फिर मातृभूमि व जमीन का आंदोलन कहा जाता है। 1831-32 के कोल विद्रोह के समय जो कोल सरदार असम के चाय बागानों में काम करने हेतु चले आए थे। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 1831-32 के समय में जो कोल विद्रोह हुआ था, तो कोल विद्रोह के दौरान जो कोल सरदार लोग थे वो असम के चाय बागानों में चले गए थे। किस लिए? तो काम करने के लिए। आज भी बहुत कोई जाते हैं इन जगहों में, झारखंड से असम जाते हैं चाय बागानों में काम करने के लिए। तो उस समय भी 1831-32 के दौरान कोल विद्रोह के समय कोल सरदार जो है चाय के बागानों में काम करने चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं, मतलब वापस से यहाँ पे लौटते हैं,
तो वो पाते हैं कि उनकी ज़मीनों पर दूसरे लोग जो है अपना कब्जा कर लिए हैं और वो ज़मीन वापस से इनकार करता है। मतलब इस जगह जो कोल लोगों की जो ज़मीनें थी वो उनसे छीन ली गई। क्यों छीन ली गई? क्योंकि ये लोग जो है एक टाइम इंटरवल में यहाँ से बाहर रहते हैं, जिसके कारण दूसरे लोग जो हैं इनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं और बाद में इन्हें देने से इनकार करते हैं। इसलिए प्रथम चरण जो होगा आपका भूमि आंदोलन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोल लोग या फिर सरदारी लोग जो है अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसी हड़पे गए ज़मीन को वापस पाने हेतु कोल सरदारों ने लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन किया। साथ ही बलात् श्रम लागू करना तथा बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना भी इस आंदोलन के कारणों में शामिल था। तो ये दो और कारण थे सरदारी आंदोलन का, कि बलात् श्रम लागू करना मतलब बलपूर्वक काम करवाना, और बिचौलिए द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि करना, मतलब रहने के लिए जो रेंट देना पड़ता है उसमें काफ़ी वृद्धि किया गया था। किसके द्वारा? तो बिचौलिए के द्वारा। तो ये दोनों भी कारण है आपका। पहला तो ज़मीन छीन जाना और दूसरा चीज़ बलपूर्वक इन लोग से काम करवाना, और रेंट जो है, रहने का जो रेंट है वो ज़्यादा मतलब बढ़ा दिया जाना। तो ये 3 कारण रहे हैं। इस आंदोलन में कोल सरदारों को उरांव और मुंडा ये 2 जनजातियों का भी सहयोग मिलता है, और अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर सरदारी आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण जो है आपका 1858 से 1881, जो कि भूमि आंदोलन है, मतलब भूमि के लिए संघर्ष है। दूसरा जो चरण है वो आपका 1881 से 90, जिसमें जो इनकी पुराने मूल्य थे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए ये आंदोलन चलता है। और तीसरा चरण आपका राजनीतिक आंदोलन था। तो इतना डीप में घुस के आपको नहीं पूछने वाला है। अब प्रथम चरण 1858 से 1881 इसको देखते हैं। तो जैसा कि नाम है भूमि आंदोलन, तो अपनी भूमि को वापस पाने के लिए। तो इसका कहानी हम लोग ऊपर में ही देख चुके थे। यह आंदोलन छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ तथा दोईसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया इसके प्रमुख केंद्र थे। तो ये केंद्र आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा छोटा नागपुर खास। अब यहाँ पे एक टर्म समझिए, भुइंहरी। उरांवों की ज़मीन को भुइंहरी कहा जाता था, और इस आंदोलन का तेज़ी से प्रसार होने के कारण सरकार द्वारा उरांवों की जो ज़मीन है जिसको भुइंहरी कहते हैं, उसके कास्त के सर्वेक्षण के लिए लाला लोकनाथ को जिम्मेदारी दी गई। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। भुइंहरी कास्त के सर्वेक्षण हेतु लाला लोकनाथ को जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। और भूमि की पुनः वापसी हेतु सरकार के द्वारा 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था। तो आपको ये जो है डेट और ये नाम याद रखना होगा कि कोल सरदारों की भूमि के वापसी के लिए 1869 में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया, और इस कानून में पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनी गई जो भुइंहरी और मंझियस भूमि, मतलब ज़मींदारों की भूमि को वापस लौटाने का प्रावधान था। मतलब ज़मींदारों की जो भूमि छीन गई थी और जो भुइंहरी ज़मीन थी इनको वापस लौटाना था। और इस कानून के लागू करते हुए 1869 से 80 तक भूमि वापसी की प्रक्रिया चलती रही, और जिससे कई गांवों के रैयतों को अपनी ज़मीनें जो है वापस मिल गई। रैयत मतलब जो ज़मीन जिसका था। परंतु राजहंस मतलब राजाओं की ज़मीन, कोड़कर मतलब सदानों की ज़मीन, व खुटकट्टी मुंडाओं की ज़मीन की बंदोबस्ती का प्रावधान इस कानून में नहीं होने के कारण सरदारी लोग जो है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए थे। तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ भुइंहरी मतलब उरांवों की ज़मीन और मंझियस भूमि मतलब ज़मींदारों की भूमि, इन्हें ही वापस किया गया था। जबकि राजाओं की ज़मीन जिसको हम लोग राजहंस कहते हैं, कोड़कर जिनको हम लोग सदानों की ज़मीन कहते हैं, और खुटकट्टी मतलब मुंडाओं की ज़मीन, इनका किसी भी प्रकार का बंदोबस्ती नहीं किया गया था, जिसके कारण सरदारी लोग जो है वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए थे। अब दूसरा चरण जो है 1881 से लेकर 90 तक चला, जिसमें इनके जो पारंपरिक मूल्य थे, मतलब इनकी परंपरा में जो मूल्य थे
उनको फिर से स्थापित करना था। और तीसरा चरण जो है 1890 से 95, ये आपका राजनीतिक आंदोलन का रूप रहा, जिसमें आदिवासियों ने अपनी हड़पी गई ज़मीनें वापस पाने हेतु ईसाई मिशनरियों, वकीलों से बार बार सहायता मांगी, परंतु सहायता के नाम पर जब इनको झूठा आश्वासन दिया जाता था, जिसके कारण आदिवासी जो है इन ईसाई मिशनरियों और वकीलों से चिढ़ने लगे। ब्रिटिश शासन द्वारा दीकुओं मतलब बाहरी लोगों से व जमींदारों का साथ देने के कारण आदिवासियों का अंग्रेजी सरकार पर भी भरोसा नहीं रहा। यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो दीकुओं मतलब बाहरी लोगों और ज़मींदारों का साथ दिया, जिसके कारण आदिवासी लोगों को अंग्रेजी सरकार पर भी कोई भरोसा नहीं रहा। परिणामतः आदिवासियों ने 1892 ईस्वी में मिशनरियों व ठेकेदारों को मारने का निर्णय लिया, परंतु मजबूत नेतृत्व के अभाव में वे सफल नहीं रहे। बाद में बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व की चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय जो है वो बिरसा आंदोलन में हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपका जेपीएससी मेंस में बना था एक बार कि किस प्रकार से सरदारी आंदोलन जो है वह बिरसा आंदोलन का एक रूप था। ये क्वेश्चन जेपीएससी के मेंस में पूछा गया था, मतलब दो, एक सरदारी आंदोलन और बिरसा आंदोलन, इन दोनों के लिंक से। तो जेपीएससी मेंस का स्ट्रेटजी और जेपीएससी मेंस का पढ़ाई जो है वो थोड़ा अलग प्रकार से करना होता है, उसको हम लोग जेपीएससी मेंस पढ़ते समय ही करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सफाहोड़ आंदोलन, जो कि आपका 1870 में चला था। सफाहोड़ का अर्थ होता है सिंगमोंगा के प्रति समर्पण। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, सफाहोड़ मतलब सिंगमोंगा के प्रति समर्पण। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है लाल हेम्ब्रम, इनको लाल बाबा भी कहा जाता है, तो इनके नेतृत्व में किया गया था। और यह कोई उग्र आंदोलन नहीं था, जबकि ये धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया गया। इस आंदोलन में धार्मिक व चारित्रिक उत्थान की बात कही गई। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राम नाम जो है ये कौन से आंदोलन में लिया जाता था, तो सफाहोड़ आंदोलन में। सफाहोड़ का मतलब होता है सिंगमोंगा के प्रति समर्थन, और नेतृत्वकर्ता जो रहे हैं लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा। और इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक व चारित्रिक उत्थान था। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये दल आपको याद रखना है, देशोद्धारक दल। इस आंदोलन में लाल बाबा को पेका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन और भतू सोरेन का सहयोग मिला। आपको इतना याद नहीं रखना है, आप ये याद रखिएगा बंगम मांझी भी इस विद्रोह के एक प्रमुख नेता रहे हैं। बंगम मांझी, लाल बाबा, बंगम मांझी। इस आंदोलन का संबंध मूलतः संथाल जनजाति से है, और ये भी आपको याद रखना है कि संथाल आंदोलन का संबंध सफाहोड़ आंदोलन का संबंध किससे रहा है, तो संथाल जनजाति से। और इसका जो उद्देश्य था वो संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था। तो ये आपका सफाहोड़ आंदोलन था, जो बिल्कुल एक अलग प्रकार का आंदोलन है। अब आज का जो लास्ट आंदोलन है, जो कि हम लोग खरवार आंदोलन पढ़ेंगे। खरवार आंदोलन आपका 1874 में, ये डेट आपका एग्जाम में पूछा गया है और आपको भी याद रखने होंगे। 1874 खरवार आंदोलन। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है और यहाँ पे वार है, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाता है। खरवार संथालों की एक उपजाति है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि खरवार जो है संथालों की एक उपजाति है, और ये प्राचीन काल को अपना स्वर्ण युग मानते हैं। तो जो प्राचीन काल था उसको ये लोग अपना स्वर्ण युग मानते थे और अपने प्राचीन मूल्यों को पुनः स्थापित करना चाहते थे। खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये नेतृत्व करता रहे हैं भागीरथ मांझी, जिनका जन्म जो है वो तलडीहा में हुआ है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु यह एक जनजातीय सुधारवादी, तो जैसे हम लोग सफाहोड़ आंदोलन देखें तो सेम टू सेम ये भी आपका खरवार आंदोलन भी वैसा ही है। सफाहोड़ जो है वो आपका संथाल जनजाति के लिए था, जबकि खरवार आंदोलन जो है संथाल जनजाति की एक उपजाति खरवार उन लोगों के लिए है। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी
और इनका जो उपनाम है वो है बाबा। इनकी शुरुआत 1874 में होती है और इनका भागीरथ मांझी जी का जन्म गोड्डा के तलडीहा गांव में होता है। और इस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं का प्रयास था या फिर इन्हीं का नेतृत्व था। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित किया। ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। बौंसी गांव का राजा किन्होंने घोषित किया था खुद को? तो भागीरथ मांझी। या फिर भागीरथ मांझी जो है खुद को कहाँ का राजा घोषित किया था? बौंसी गांव का। और इन्होंने ब्रिटिश सरकार व जमींदारों को कर नहीं देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। मतलब लोगों से ये सरकार को और जमींदारों को कर ना दे करके खुद लगान वसूल करने लगे या फिर ऐसी व्यवस्था प्रारंभ की। इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु निम्न विचारों का प्रसार किया गया है। यहाँ पे कुछ विचार हैं जिससे क्वेश्चन आपका रेयरली है कि वनडे एग्जाम में बन सकता है, पढ़ लेते हैं फिर भी। सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग। एकेश्वरवाद का मतलब ही होता है एक ईश्वर, तो यहाँ पे सूर्य एवं दुर्गा इन दो की। सुअर, मुर्गा व हड़िया व नाचने गाने का परित्याग, तो ये भी आपका देखिए नाचने गाने का परित्याग। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह के जो नेता रहे हैं के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सिद्धू कानू के जो जन्म स्थल थे उसको तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो आपका हो जाएगा खरवार आंदोलन 1874। संथाल विरोधियों का प्रतिकार, जो भी लोग संथाल का विरोध करते हैं संथालियों का, उनका प्रतिकार। और उपपंथों की संख्या को 12 तक सीमित करना, और जो भी उपपंथ होंगे वो 12 से अधिक नहीं होने चाहिए। उपासकों का सपाहोड़ मतलब समर्पण के साथ उपासना करने वाले, सपाहोड़ का मतलब ही होता है समर्पण। और भिक्षुक बाबाजिया मतलब उदासीनता के साथ उपासना करने वाले, तथा मेल बरागर बेमन से उपासना करने वाले में वर्गीकरण। तो उपासकों का 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया। समर्पण के साथ उपासना करने वालों को सपाहोड़ कहा गया, या फिर भिक्षुक वर्ग को उदासीनता के साथ उपासना करने वाला कहा गया, और मेल बरागर बिना मन से उपासना करने वाले को मेल बरागर की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ मांझी व उनके सहयोगी ज्ञान परगनेत, ये नाम इम्पोर्टेंट है, ज्ञान परगनेत और भागीरथ मांझी को गिरफ्तार कर लिया और नवंबर 1877 में दोनों को रिहा कर दिया। 1877 में रिहा भी कर दिया जाता है, जिसके बाद यह आंदोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि हजारीबाग में खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? तो दूबू बाबा, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप लोग। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण जो है वो दुविधा गोसाई, ये भी नाम आपको याद रखना है, कि नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया। तो 1881 में जो जनगणना प्रारंभ की गई थी, इसी के विरोध में दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया, परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा दुविधा गोसाई की गिरफ्तारी कर ली जाती है और यह आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग बिरसा आंदोलन और फिर बिरसा आंदोलन के बाद आपका रह जाता है ताना भगत आंदोलन। तो इन दोनों आंदोलन और हरि बाबा आंदोलन, ये 3 आंदोलन को हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।